गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? मस्त। चलिए हम यहाँ पे वेक्टर का 6 लेक्चर लेकर आए हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर 3 तरीके के होते हैं। एक ये है कि वेक्टर को किसी भी वेक्टर को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सिंपल किसी नंबर या किसी डिजिट के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है। एक इफेक्ट ये है कि अगर वेक्टर को आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करो और जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्केलर फॉर्म में है। तीसरा ये हो सकता है कि आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो और जो प्रोडक्ट है वो हमारा वेक्टर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर 3 तरीके के होते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ये हमारा टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, पहला जो है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर और डिजिट, कुछ भी हो सकता है, नंबर और डिजिट कुछ भी आपको मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा जो है, जो सेकंड फॉर्म में पढ़ते हैं उससे आप कह सकते हो स्केलर प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम और है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। थर्ड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप कहते हो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये 3 टाइप के वेक्टर हमें पढ़ने हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में ये 3 टाइप के वेक्टर हमें पढ़ने हैं। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वेक्टर से। आप इन तीनों को नोट कर लीजिए। 3 तरह के वेक्टर होते हैं। किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और अगर वो स्केलर आया, प्रोडक्ट जो है उसका स्केलर आया तो स्केलर प्रोडक्ट, और उसका प्रोडक्ट अगर वेक्टर आता है तो वेक्टर प्रोडक्ट, इसलिए इसका नाम इस तरीके से लिया गया है। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर, किसी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या फर्क पड़ता है वो हम देखते हैं। पहला देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एग्जांपल के लिए कोई एक ए वेक्टर है, कोई एक वेक्टर है। तो जब ए वेक्टर पहले से है, पहले से आपके पास ए वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा ए। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आप कहते हो किसी भी वेक्टर का मॉडुलस ऑफ ए अगर कैलकुलेट कर देते हो तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है ना। लेकिन अगर आप इसे किसी नंबर के साथ, किसी डिजिट के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो, किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो मान लीजिए कि कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है, नंबर जो कांस्टेंट है वो के है हमारा। हमने कहा के नंबर से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, के डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया। बात आपको समझ में आई? मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कि ए कोई वेक्टर है, इनिशियल स्टेज में ए कोई वेक्टर है, तो इस सिंपल वेक्टर अगर ए दे रखा है तो इसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ ए होगा। लेकिन जब आप इसी वेक्टर ए को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देते हो, किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देते हो, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर। किसी नंबर से हमने किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रिजल्टेंट पे क्या फर्क पड़ा, उसका रिजल्टेंट हमारा हो गया के ए। ठीक है, मॉडुलस ऑफ के इनटू ए। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, ये क्या कहना चाह रहा है कि एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास a इक्वल्स टू 3i है। ठीक है, स्मॉल a लेते हैं, स्मॉल a इक्वल्स टू 3i कैप है, और k इक्वल्स टू 2 है, k इक्वल्स टू 2 है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हो इन दोनों को तो क्या हो जाता है, 6। क्या हो जाता है, सिंपल अगर आप इसकी बात करो, इसकी बात करो तो ये इस वेक्टर के मॉडुलस ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, 3 होगा। लेकिन जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया, k इंटू ए किया, फिर क्या हो गया, 2 इंटू 3i, ये हो गया 6i कैप। तो इसका मॉडुलस हो गया के ए, यानी कि 6। सिंपल, हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसको और भी एग्जांपल लेके हम समझेंगे, लेकिन आप यहाँ पे इजिली इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो
इसका मतलब है k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे अगर पॉजिटिव k लिया, जो कांस्टेंट है नंबर जो है वो अगर हमने पॉजिटिव k लिया, पॉजिटिव k, ठीक है, जो वैल्यू है वो पॉजिटिव k है कांस्टेंट, और नेगेटिव k अगर लेते हो तो क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ k क्या लोगे तो क्या होगा। देखिए जब पॉजिटिव आपने k लिया तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद जो वेक्टर है वो हमारा ये है ना, लेकिन जब आप नेगेटिव k लोगे, जब आप k की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो क्या करेगा, इसके डायरेक्शन को इन्वर्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में कर देगा। मान लीजिए कि जो वेक्टर है वो हमारा पॉजिटिव x डायरेक्शन में है और उसको आप -1 से मल्टीप्लाई कर देते हो। कोई भी वेक्टर अगर वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है और उसको आप -1 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या होगा, वो उसके डायरेक्शन को अपोजिट कर देगा, इन्वर्ट कर देगा -x के डायरेक्शन में। क्लियर है? फिर से आप समझिए इस बात को कि मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर है और वो वेक्टर y डायरेक्शन में है, कोई एक वेक्टर आपने लिया और वो वेक्टर जो है y डायरेक्शन में है, आप उसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे कह रहा है ना, किसी वेक्टर को आप नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या फर्क पड़ता है, तो जब आप उसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब है जो पॉजिटिव y डायरेक्शन में वेक्टर था वो उसका डायरेक्शन इन्वर्ट होके नेगेटिव y डायरेक्शन में आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। चलिए ये आपने देख लिया। अब देखिए कुछ इसको बेटर समझने के लिए एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि a वेक्टर इक्वल्स टू दे रखा है 3i + 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। आपके पास कोई कांस्टेंट दे रखा है 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, आपको इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करते हो, c इंटू a वेक्टर लिखते हो, तो ये हमारा हो जाता है 2 3 कैप 2 j कैप प्लस k कैप। आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ये हो जाएगा 6 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो मैग्नीट्यूड इसका कैलकुलेट करोगे आप पूरे का, तो क्या होगा हमारा 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 36 प्लस 16 प्लस 4, ये क्या हो गया 56 40 56, ठीक है। जबकि अगर यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट कर रहे थे तो सिंपल ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे थे, उसकी वैल्यू क्या थी हमारी 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना। तो ये 9 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 14 अंडर रूट ये वैल्यू आपने देखा चेंज, आपने मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का कंबाइंड रूप से जो मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं कि मान लो कि -1 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया किसी भी वेक्टर को। मैंने आपसे क्या कहा कि जनरली जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपल सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या करा, वेक्टर के डायरेक्शन को इन्वर्ट कर देना है, ठीक है। -1 से, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर a है और ये है हमारा 4j, है ना, सिंपल समझते हैं 4j वेक्टर है, यानी कि ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या है y डायरेक्शन में, ठीक है ना, पॉजिटिव y डायरेक्शन में। आप इसको आपने मान लीजिए कि ये हमारा k = -1 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया -1 × 4j, ये वैल्यू हो गया -4j, है ना। तो ये इसके डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, इसके डायरेक्शन को इसने इन्वर्ट कर दिया, माइनस डायरेक्शन, जो पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में था उसको उस डायरेक्शन को इसने किस डायरेक्शन में कर दिया, नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरीके से हम सिंपल समझ सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर। चलिए अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जांपल तक पहुंचते हैं। सेकंड एग्जांपल पहुंचने से पहले मैंने आपसे कहा, सेकंड एग्जांपल कहने का मतलब जो सेकंड टाइप का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का सेकंड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, तो वो आपने लिखा था क्या, स्क्वायर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है देखिए,
आपने एक वेक्टर लिया और उसको मल्टीप्लाई किया, उसका मल्टीप्लिकेशन किया किसके साथ, एक वेक्टर के साथ, रिजल्ट क्या आ रहा, स्केलर आ रहा। एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस आपने कहा कि किसी भी वेक्टर को हमने लिया और उसका मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, किसी एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लाई किया और उसका रिजल्ट जो है, रिजल्ट वो एक वेक्टर आ रहा है। ठीक है, दोनों केसेस हो सकते हैं। किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर आ सकता है और किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर आ सकता है। तो इसे क्या है कि जब प्रोडक्ट स्केलर आ रहा तो हम इसे कह रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका प्रोडक्ट स्केलर आ रहा, तो इस वाले मल्टीप्लिकेशन को हम कह रहे हैं क्या, स्केलर प्रोडक्ट, है ना। लेकिन जब ये वेक्टर आ रहा, तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, हमने कहा इसको वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया आपने तो इसका रिजल्टेंट जो वैल्यू जो है, रिजल्ट जो है वो वेक्टर आ रहा, इसलिए इसको हमने वेक्टर प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा है। आप स्केलर प्रोडक्ट की बात कीजिए, मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर ये, ठीक है, ये जो है सिंबल वो डॉट का है और ये जो इसका वैल्यू आएगा, ये जो आप कैलकुलेट करोगे, वो जो वैल्यू आएगा वो हमारा स्केलर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट हो गया। लेकिन ये मल्टीप्लाई डॉट से हो रहा है तो इसी का हम दूसरा नाम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। अगर आप इन्हीं दो वेक्टर को इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करो, ये क्या है, क्रॉस कर रहे हैं, है ना, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आएगा वेक्टर, इसका जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो आएगा वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सिंबल जो है वो क्रॉस का है। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हो तो वेक्टर आता है, तो इसका भी नाम हो जाता है डॉट प्रोडक्ट की तरह क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब जहां भी डॉट आपने देखा किसी भी दो वेक्टर के बीच में, तो उसका नाम क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, है ना। आपने अगर मल्टीप्लिकेशन देखा, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस देखा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर है, यहां तक समझ गए ना। अब फर्स्ट डॉट और स्केलर प्रोडक्ट पे हम आते हैं। ठीक है, इस चीजों को समझने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो स्केलर प्रोडक्ट। चलिए लिखिए, हेडिंग लिखिए, कौन सा, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, दो वेक्टर अगर डॉट के द्वारा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, दो वेक्टर अगर बीच में डॉट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो डॉक्टर नहीं, वो डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं अपन स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। ठीक है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में क्या है कि मान लीजिए सपोज आपके पास ए एंड बी दो वेक्टर, ए और बी दो वेक्टर है, तो स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो इस तरीके से,
ए डॉट बी इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की बात कर रहे हैं, ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये थीटा क्या है, कॉस थीटा की बात कर रहे हो आप, तो कॉस थीटा एंगल है ए और बी के बीच की। ठीक है, इट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, आपके पास मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो आप कहते हो ए बी कॉस थीटा, ये आपने मल्टीप्लाई किया है ना। तो अगर आपके को वेक्टर दे रखा हो और वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा हो और आपसे कहा जाए एंगल कैलकुलेट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप करोगे इसी को इस फॉर्म में लिखोगे और कहोगे cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हो गया, ये हो गया एंगल कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए नोट कीजिए, मैं मिटाता हूं। चलो, अब देखो, जो वेक्टर ए और बी का आपने मल्टीप्लिकेशन किया विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट, वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रोडक्ट, मतलब कम्यूटेटिव वैल्यू देते। कैसे, अगर आपने ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए है तो ये कम्यूटेटिव है। ठीक है, इसमें ये केसेस आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है वो हमारा कम्यूटेटिव होता है। साथ में अगर आपके पास ये है a प्लस सी, ठीक है, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट b प्लस सी, तो इसको आप लिख सकते हो a b प्लस a c। ठीक है, अब ये कम्यूटेटिव कैसे है उसे हम समझते हैं। देखिए, आपने कहा वेक्टर ए लिया, ठीक है, तो ये वेक्टर बी लिया, आपने वेक्टर ए लिया और वेक्टर बी, आपने कहा दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और ये एंगल थीटा। ठीक है, आपने कहा ए डॉट बी कैलकुलेट कीजिए, तो कहा आपने ए बी। ठीक है, और ये जो एंगल आप ए डॉट बी लिखोगे, ए डॉट बी आपने लिखा, ठीक है, तो एंगल ए टू बी, आपको वो एंगल की वैल्यू रखनी है जो कि ए टू बी जो एंगल है वो आपको रखनी है। तो आपने कहा कॉस थीटा, है ना। अब देखो यहाँ पे इस एंगल की बात कर लेते हैं, अगर बी डॉट ए की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको मैंने कहा अगर ए डॉट बी है तो आपने कहा एंगल क्या रहेगा, ए टू बी, और अगर आपने बी डॉट ए कहा तो एंगल क्या रखोगे, बी टू ए, है ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी ए कॉस, अब ये वैल्यू कितनी होगी, 360 माइनस थीटा। ये अगर थीटा है तो ये 360 माइनस थीटा, तो आपने कहा 360 माइनस थीटा। अब 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा, इसकी वैल्यू कितनी, थीटा, तो ये वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया हमारा बी मॉडुलस ऑफ ए कॉस थीटा। अब इस वैल्यू और इस वैल्यू को देखो, क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। आपने a डॉट बी लिखा या b डॉट ए लिखा, दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम है, इसीलिए
ये कम्यूटेटिव है ना, ये कम्यूटेटिव है। चलिए इसे मिटाते हैं। और नेक्स्ट देखिए, आपने जो कैलकुलेट किया डॉट प्रोडक्ट में, आपने कैलकुलेट किया कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का जो वैल्यू है वो है हमारा ए डॉट बी, इसकी जो वैल्यू है ए बी कॉस थीटा। अब स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं कि मान लीजिएगा थीटा इक्वल्स टू 0 है, थीटा इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब हो गया क्या, दोनों ए और बी का डायरेक्शन क्या है 0, यानी एक ही डायरेक्शन में है। तो आप कह सकते हो कि ए डॉट बी इक्वल्स टू इसकी वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1, तो ये cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये हो गया। अगर थीटा इक्वल्स टू 90 की बात करो, अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, तो क्या होगा ए डॉट बी, उस केस में देखिए cos 90 की वैल्यू cos 90 इक्वल्स टू 0 यानी 0। यहाँ पे एक बात नोट करने का है, इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे कि कौन सा वेक्टर आपस में पैरेलल है, कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आता है कि दो वेक्टर देता है और कहता है कि मान इसको फाइंड कीजिए या फिर इसको प्रूफ कीजिए कि दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, तो आपको क्या फाइंड करना होगा, ए डॉट बी की वैल्यू 0 आनी चाहिए। ए डॉट बी की वैल्यू अगर आपने 0 प्रूफ कर दिया, ए डॉट बी की वैल्यू अगर आपने 0 प्रूफ कर दिया, तो आप कह सकते हो कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब थर्ड देखिए, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो हम कह सकते हैं ए डॉट बी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए मॉड ऑफ बी और cos 80 माइनस 1 इंटू माइनस 1, ठीक है। ये वैल्यू आपको कल इस तरीके के वैल्यू आएंगे, इस तरह का वैल्यू आएंगे, है ना। इसको मिटाते हैं, ये बातें आप समझ गए। अब जिस कॉन्सेप्ट पे अपन डिस्कस करने वाले हैं उसका थोड़ा बेसिक्स मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, है ना। क्या था, ऑर्थोगोनल और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं देखा आपने तो इससे पहले वाले वीडियो को जाकर देखिए, यानी कि वीडियो नंबर 5 नंबर के वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पे हमने क्या डिस्कस किया था, ठीक है। नहीं भी देखिए तो यहाँ पे पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात कर लेते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मैंने आपसे कहा था कि वो वेक्टर, मतलब जो ऑर्थोगोनल जो नाम है उसके हिसाब से ये वेक्टर जो है आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो हमने कहा ऑर्थोगोनल है और साथ में यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो आई जे और ये के, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब जैसा कि नाम है इसका यूनिट वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। तो आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ के इक्वल्स टू 1, यही है ना, यही हो गया। ये जो मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर है ना। यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 1 है उसे भी अपन यूनिट वेक्टर कहते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो एक केस ऐसा भी हो सकता है आई डॉट आई, ठीक है। आप इसके कैलकुलेट करो कि इसका क्या है। अब देखिए आई और आई के बीच का आपने दो आई लिया, दो आपने यूनिट वेक्टर लिया आई, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, है ना। तो आपने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ आई cos 0 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल आई और आई के बीच का एंगल 0, तो अपने 1 × 1 × 1 यानी आई। इस तरह से
जे डॉट जे की बात करें, ठीक है, तो cos 0 डिग्री, ये 1 1 1 यानी कि 1, ठीक है। के डॉट के की बात करें, वो भी हो जाएगा क्या, के मॉडुलस के और cos 0 डिग्री यानी कि 1 1 1, ये भी हो गया 1। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं, इसका रिजल्ट आप ये निकाल सकते हो कि, कह सकते हो कि I डॉट आई प्लस जे डॉट जे के डॉट के यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर जो है साफ साफ लिखो, रिजल्ट है। तो आपने कहा आई वेक्टर आई इक्वल्स टू जे जे इक्वल्स टू के इनकी वैल्यू 1 हमेशा, ये होगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि आई और जे की, मतलब ऑर्थोगोनल वेक्टर में एक हमने परपेंडिकुलर ले लिया, एक हमने आई लिया, दूसरा हमने कहा जे लेते हैं, ठीक है। तो आई डॉट जे की बात करते हैं, तो आई जे मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना। तो ये क्या होगा 1 1 0, cos 90 इक्वल्स टू 0, तो आपने 0 वैल्यू को रखना, तो ये टर्म आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि दो परपेंडिकुलर आप दो ऑर्थोगोनल वेक्टर को आपस में क्रॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उनका जो रिजल्ट है, उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसी टर्म को इसी फॉर्मूले में हम ऐड करते हैं, आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के, आई जे परपेंडिकुलर आई जे के परपेंडिकुलर के आई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 0, है ना, जे इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये a डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए कम्यूटेटिव है, तो j डॉट आई k डॉट जे आई डॉट के इक्वल्स टू भी 0, है ना, कम्यूटेटिव है, तो आई डॉट जे लिखो या j डॉट ए लिखो, j डॉट आई लिखो, बात तो बराबर है, वैल्यू तो सेम ही आना है। तो आपने कहा ये अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो तो 1, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो तो 0, ठीक है। अब इस बात को आपको याद रखना है। चलिए इसे आपको याद रखना है ना, याद रहेगा, नहीं रहेगा तो प्रैक्टिस करते करते याद आप कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए है, दूसरा बी है, ठीक है। अब इसका वैल्यू दे रखा है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखा है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि ए डॉट बी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ए डॉट बी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट बताना है, ये क्या होगा। अभी आपने देखा कि आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के, ये तो 1 है, लेकिन इसके अलावा जो भी है कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो भी कॉम्बिनेशन आप कर रहे हो उनकी वैल्यू 0 है, आपस में जो परपेंडिकुलर टर्म है उनकी वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वैल्यू लिख लेते हैं, देखिए ए जेड के डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, जब इनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो डॉट प्रोडक्ट,
से, अगर आई डॉट आई है ये और ये है तब तो सही है, लेकिन अगर इसे आपने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, इसे मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो है ना, आई डॉट के भी जीरो। तो इसका मतलब है हम इसे लिख सकते हैं ए एक्स, ठीक है, इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया? आ गया होगा। नहीं भी आया तो फिर से एक बार सोचिए। आपने कहा कि आपको कैलकुलेट करना है ए डॉट बी, आपने कैलकुलेट करना है ए डॉट बी, और आपके पास दे रखा है ए वेक्टर है और वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखा है। आपको पता है कि अगर हम आई को आपस में डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो उनका वैल्यू 1 आएगा, और 1 के साथ जो भी वैल्यू रहेगा वो रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आई डॉट जे को आपने मल्टीप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट तो क्या होगा? आई डॉट जे, इनकी वैल्यू जीरो, ठीक है। तो इसके साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो सारा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? जब आप इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये दोनों बचेगा आई का, ये, और अगर आपने ये मल्टीप्लाई किया तो जे का टर्म ये बचेगा, के और ये के, ये दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बचेगा ए जेड बी जेड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा टफ है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यही है, डॉट प्रोडक्ट दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। चीजों को आप नोट करते जाइए, नोट्स बनाने की आदत नहीं है तो नोट्स बनाना सीखिए। चलिए अब देखिए, मान लो मैंने कहा आपसे, सबसे पहला एग्जांपल मैं इस तरीके से लेता हूं, आपको ये कहा जाता है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसका जो प्रोडक्ट है वो स्केलर आ रहा है, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? वर्क डन। हमने कहा वेक्टर फोर्स जो है वो वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी वेक्टर है, और जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो कहते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, हमने यूनिट क्लासेस में यही कहा ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा वर्क डन है, लेकिन फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और उसका जो प्रोडक्ट आ रहा यानी कि वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये इसलिए क्योंकि जो वर्क डन है W इक्वल्स टू F डॉट S, F इज द फोर्स एंड S इज द डिस्प्लेसमेंट, और ये डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होते हैं आपस में। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि कोई एक बॉडी है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, तो वो 5√3 है, 5√2 है ना, और ये थोड़ा डिस्प्लेस होता है, मान लो कि 2 मीटर डिस्प्लेस आपने कर दिया, और इनके बीच का एंगल जो है वो 45 डिग्री है। तो कहता है वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। मैं फिर से समझा रहा हूँ, किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपने एक ब्लॉक को रखा है और एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, F5√2 जो एंगल 45 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, और इस फोर्स के लगने के कारण ये 2 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो आप पूछ रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये फोर्स लगने के कारण इसमें कितना वर्क डन हुआ? तो वर्क डन इक्वल्स टू आप क्या करते हो? F(s) cos थीटा, जो हमारा डॉट प्रोडक्ट था ए बी cos थीटा, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड, वही हमने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। हमने कहा ठीक है 5√2 डिस्प्लेस कितना हुआ 2 मीटर, cos 45 की वैल्यू 1/√2 कैंसिल, यह आ गया हमारा 10 न्यूटन, समझ गया। और ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये जो है वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है।
सिंपल, समझ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में बढ़े। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड, मान लो कि आपको कुछ वैल्यू दे रखे हैं क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दे रखे हैं, है ना। आपको दे रखा है फोर्स इक्वल्स टू 2I + 3J ये न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट R इक्वल्स टू या फिर S इक्वल्स टू, ठीक है, S इक्वल्स टू कर रहा है प्लस 2J ये मीटर में। पूछ रहा है कि वर्क डन कितना है, पूछ रहा है वर्क डन कितना है। क्या करोगे आप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, वर्क डन इक्वल्स टू, ये सवाल है तो W इक्वल्स टू आपको पता है F डॉट S, ठीक है, F S cos थीटा होता है जब मैग्नीट्यूड दिए हुए हो, लेकिन यहाँ वेक्टर फॉर्म में दिया होता है। तो जब मैग्नीट्यूड दे रखा है तब तो आप ठीक है ये फॉर्मूला अप्लाई करो, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो इनको सीधे उठाकर यहाँ रख दो इसकी जगह पे। तो आपने रखा 2I + 3J डॉट प्रोडक्ट ऑफ I + 2J। अब चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए। उसी तरीके से I का रहेगा, जो सिंगलर है I J बस वही रहेंगे, बाकी सारा टर्म जीरो हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा, अभी आपको मैंने ड्रैग करके दिखाया कि I डॉट J जीरो क्यों होता है। इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, और 90 डिग्री cos 90 की वैल्यू जो है वो जीरो। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए I का टर्म आएगा, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, जब 2 आया इसे और इसे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना है 3 6 यानी कि 8, ये हमारा जूल, ये हो गया आंसर, है ना, ये हो गया आंसर। इस तरीके से आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 2-3 के तरीके के क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए डॉट प्रोडक्ट के। हमने कहा कि हमारे पास कोई फोर्स दे रखा है, वेक्टर फोर्स दे रखा है ना, I + 2J + 3K ये वैल्यू दे रखा है। कहता है एक बॉडी जो है वो इनिशियल पोजीशन जो है R1 उसकी जो है वो 2I + 3J + 4K, और फाइनल पोजीशन जो है, ठीक है, जो फाइनल पोजीशन बॉडी की है वो है हमारी 3I 3J + 2K। बात समझे आप। बॉडी, जो बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो आप, उसका इनिशियल कंडीशन ये दे रखा है। बॉडी फोर्स लगाने के बाद मान लो यहाँ तक आते हैं तो उसका फाइनल पोजीशन ये दे रखा है। तो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट निकाल कैलकुलेट कर लो आप। आपने कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट, तो R2 - R1, तो वेक्टर R2 3I 3J + 2K माइनस 2I, एक टर्म पूरा को पूरा माइनस में, + 3J + 4K, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर ले जाइए, मतलब ब्रैकेट को हटाइए, 3I 3J + 2K माइनस 2I कैप 3J कैप माइनस 4K, ठीक है। अब देखिए कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये माइनस ये माइनस, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया क्या, ये और ये I कैप, ये और ये 6J कैप, ये और ये -2K, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। बॉडी इतना डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। जब बॉडी इतना डिस्प्लेस हो रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन के लिए आप जानते हो F डॉट S, F की वैल्यू I + 2J + 3K, है ना। डॉट प्रोडक्ट आपको क्या करना है, I - 6J - 2K, ठीक है। फोर्स की वैल्यू आपने पुट कर दी वेक्टर फॉर्म में,
इनका डॉट प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना है वर्डन के लिए, और आपके पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। अब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यही पे करते हैं मल्टीप्लाई किया आपने 1 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 6 माइनस साइन के साथ -12, ठीक है, और 3 माइनस साइन के साथ आपने किया 6, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ गया हमारा तो कितना आ गया, ये माइनस में आ गया, यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ, तो 18 17 -17 बॉटम जो है -17 जूल। ये हमने वैल्यू कुछ भी रैंडम लिया इसलिए नेगेटिव आया, ठीक है। तो अगर वैल्यू आप सही लेते हो तो ये पॉजिटिव आएगा, गोल्डन विल बी ऑलवेज इन पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा दुनिया वर्क नेगेटिव। तो दूसरा एग्जांपल लेकर हम देखते हैं। उन्होंने रैंडम कुछ भी ले लिया इसलिए माइनस साइन के साथ आ गया गोल्डन। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्या वैल्यू आया ये मैटर नहीं कर रहा, आप कॉन्सेप्ट समझिए किस तरीके से आपने मल्टीप्लाई किया। दो पोजीशन दे रखा है R1 और R2, बॉडी यहां से यहाँ मूव किया R2, तो अगर इन पोजीशन वेक्टर में इन डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो इन डिस्प्लेसमेंट को पहले आपको माइनस करना है, और उस माइनस को आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, फोर्स के साथ, ठीक है। कैसे करना है, आपने कहा W=F.S, मल्टीप्लाई कर दो आप। इस तरह से आप चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो, फोर्स को कैलकुलेट गॉल्डन को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिटाइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको एंगल कैलकुलेट करना है, आपको एंगल कैलकुलेट करना है कि एंगल कितना होगा दो वेक्टर के बीच में। तो इसके लिए मैंने आपसे क्या कहा, एंगल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये वेक्टर दे रखा है 2i प्लस j माइनस k, एक वेक्टर दे रखा है i माइनस k। मान लीजिए कुछ भी दे सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तीनों टर्म हो, i j और k के तीनों टर्म हो, ये कोई जरूरी नहीं है ना। इस तरीके से दे रखा है और पूछा जा रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बीच का एंगल कितना है ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में कितने एंगल बना रहा है। तो ये करने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो आप ए डॉट बी कैलकुलेट करोगे, 2i j माइनस के डॉट i माइनस के, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2, ठीक है, ये 2 बना, और ये माइनस 1 के और के 1, जे के साथ कोई टर्म नहीं है, अगर आई के साथ मल्टीप्लाई होता तो भी 0 हो जाएगा, के साथ मल्टीप्लाई होता है तो भी 0 हो जाएगा। अगर जे का टर्म होता तो हम उसके साथ इसको मल्टीप्लाई जो भी वैल्यू आता वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये टर्म हो गया हमारा 3। अब देखिए, अब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको पता है कि a डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू ये, अगर इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना है तो हमें इसे कैलकुलेट करना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो आपने तो ये कैलकुलेट कर लिया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैलकुलेट कीजिए, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 416 √6। v की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ v, तो ये हमारा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी √2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए, जो भी आपने कैलकुलेट किया वो इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो आपको एंगल मिल जाएगा। चलो ठीक है, a डॉट बी की वैल्यू 3, a डॉट बी की वैल्यू 3, ये cos थीटा डिवाइड बाय √2 √6, मॉडुलस a की वैल्यू 6 √ और b की वैल्यू √2, आपने वैल्यू रख दिया। चलो अब इसे सॉल्व करो, इसे हम क्या कह सकते हैं, 3 इंटू √2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3 कह सकते हैं ना।
अब इसे आप कह सकते हो √3 इंटू √3, ठीक है, √2 इंटू √3, तो ये हमारा ऊपर से बच गया 2 cos थीटा इक्वल्स टू। ये समझ में आया किस तरह से कैलकुलेट हुआ, इजी है। अब देखिए इसको, आप इसको एक स्टेप और लिख लीजिए बेटर समझने के लिए, है ना, √2 √3, एक से एक कैंसिल, ठीक है, ये 3 और 2 2 √2 इन √2, ये टर्म 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू है, ठीक है। अब किसके लिए cos की वैल्यू 3 होती है, cos 30 के लिए, तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि इनके बीच का एंगल कितना होगा। दो वेक्टर अगर दे रखा है तो उसके बीच का एंगल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, इजी है ना, सब इजी है। प्रैक्टिस करते रहिए चीजें इजी हो जाती हैं, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए दो वेक्टर दे रखे हैं और आपको फाइंड करना है, प्रूफ करना है कि वो दोनों वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है ना। तो आप क्या करोगे, अब उन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको 0 अगर आपने प्रूफ कर दिया तो आप कहोगे कि इसकी वैल्यू जो है वो मतलब एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री होगा। मान लो कि एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर 2i 3j प्लस k, है ना, एक वेक्टर ये दे रखा है, ठीक है। दूसरा वेक्टर दे रखा है i प्लस j प्लस k, ठीक है। और आप प्रूफ करना है, प्रूफ दैट a and b are perpendicular वेक्टर, a and b are perpendicular। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये प्रूफ करना है तो आप ये अगर प्रूफ कर दे कि डॉट b इक्वल्स टू 0 तो आप बता सकते हो कि दोनों परपेंडिकुलर है। कैसे, देखिए a डॉट b इक्वल्स टू a मॉडुलस ऑफ b cos थीटा। अगर cos 90 परपेंडिकुलर फाइंड करनी है तो cos 90 इक्वल टू 0, यानी कि पूरा का पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें a डॉट बी निकालते हैं, a डॉट बी, चलिए वैल्यू लिखिए 2i 3j प्लस k डॉट b की वैल्यू रखिए i कैप j कैप k कैप। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए डॉट प्रोडक्ट में, तो आई का टर्म रहेगा, जे का टर्म रहेगा, के का टर्म रहेगा। आई का टर्म 2, जे का टर्म -3, के का टर्म 1, यानी कि 3 - 3 इक्वल्स टू 0। तो ये प्रूफ होता है कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। आपने ये कैलकुलेट कर लिया। इस तरह के कई सारे न्यूमेरिकल हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह के कई सारे न्यूमेरिकल और भी सॉल्व किए जा सकते हैं, वो हम बाद में करेंगे जब एक लेक्चर के बाद, और जब हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा उसके बाद तो 10-12 न्यूमेरिकल लेंगे अपन अच्छे और उसे सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, चलिए गुड नाइट।